सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 43 रहने वाला है जीके पी वाई के सीरीज़ पार्ट 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लास्ट टाइम मैंने कुछ लिए हैं। अभी कल यानी कि मंडे को आप लोगों का असम पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो उसके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज़। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हिमालयाज़ का डिवीजन है वो कई बेसिस पे हुआ है। जैसे कि वो एक डिवीजन है जो हम पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, एंड देन उसके बाद लेसर हिमालय, एंड देन शिवालिक, ये हम पढ़ते हैं। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रांस हिमालय में कल ही देखा था, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, 3 इसकी रेंजेस हैं बैक टू बैक नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में। देन ये ग्रेटर हिमालयाज़ है जिसको कि हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि इनर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हाईएस्ट, जिसमें कि हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स आपको देखने को मिलती हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी में लोकेटेड है। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कंचनजंगा, वो भी इसी में लोकेटेड है। बट जो वर्ल्ड की, देखो, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर। कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। एंड वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है काराकोरम में, जिसको हम केटो या फिर गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। फोर्थ हाईएस्ट पीक है तिब्बत में, जिसका नाम है लॉत्से, वो भी आपका ग्रेटर हिमालयाज में ही है। ग्रेटर हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट कौन सा पीक है हमने देखा था, दैट इज़ योर नंगा पर्वत। और ईस्टर्न मोस्ट हमारा नामचा बरवा, जहाँ से ब्रह्मपुत्र यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है और यहाँ पे हमें सिंटैक्सियल बेंडिंग भी देखने को मिलती है। इसके बाद जो बीच वाला है इसको मिडिल हिमालय बोल देते हैं, लेसर हिमालय बोल देते हैं, या फिर इसी को हम प्यार से हिमाचल भी बोल देते हैं। इसके डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। देन हम अगर हिमाचल में तो इसको जाना जाता है धौलाधर के नाम से। ठीक है, धौलाधर के नाम से। देन अगर हम आए उत्तराखंड में तो जाना जाता है नागतिब्बा के नाम से। एंड महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है इसको नेपाल में। देन उसके बाद शिवालिक है, जो कि आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर हम विड्थ की बात करें तो वो सबसे कम है, एंड इसकी लेंथ भी सबसे कम है, बिकॉज ईस्टर्न साइड में जाते 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 ये डिसअपियर हो जाती है और इसका फॉर्मेशन, मतलब दुआर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इसकी जो जगह है वो दुआर्स ले लेते हैं। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं, जिनको कि हम दून्स बोलते हैं। सबसे बड़ा दून हमारा, जैसे कि कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, सबसे बड़ा दून है हमारा देहरादून। राइट, ये तो हो गया कि भाई इस बेसिस पे। बाकी अगर हमने रिवर्स के बेसिस पे देखा था, इंडस आईपीएस करके पढ़ा था हम लोगों ने, आईपीएस, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज, एंड ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अगेन मैं बार बार हर लेक्चर में इस चीज़ को इसलिए बोलता हूँ बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार लेक्चर पे आते हैं, तो उनको लगता है इतनी फास्ट क्यों चीज़ें चल रही हैं। तो क्योंकि ये 42 लेक्चर्स पहले जिन्हें देख चुके हैं उनके हिसाब से चल रही हैं, ना कि ये कि भाई आप फर्स्ट लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो आई होप सभी लोग यहाँ 42 लेक्चर्स देखने के बाद ही 43rd लेक्चर पे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी सीरीज़ कंप्लीशन की तरफ है। तो हमारा भी यहाँ पे मेन टारगेट है कि पुरानी चीज़ों को कितना से ज़्यादा रिकॉल समेटते हुए चले अभी। ठीक है, तो ये पंजाब हिमालयाज़ है, आईपीएस। देन सतलज और काली के बीच हमको कुमाऊं हिमालयस देखने को मिलेंगे। तो देन कुमाऊं हिमालयस के बाद आपको काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय देखने को मिलेंगे। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आपको देखने को मिलेंगे असम हिमालयस। तो ऑप्शन नंबर ऑन दी बेसिस ऑफ, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में ऑर्डर में पूछा है, तो वेस्ट से ईस्ट में पहले पंजाब आ जाएगा, देन कुमाऊं आ जाएगा, देन नेपाल, देन असम। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी दी करेक्ट आंसर। अच्छा, वैसे भी इसका रीजनल डिवीजन है, जैसे कि जो कश्मीर हिमालयाज हैं उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक टाइप का अनकॉन्सोलिडेटेड लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट्स या फिर ग्लेशियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं करेवा। करेवा जो है ज़ैफ़रॉन, जो कि लोकल वैरायटी ऑफ सैफ़रॉन, केसर की लोकल वैरायटी है, कश्मीर में ग्रो की जाती है, उसके लिए बहुत सूटेबल है करेवा। ऐसे आप उत्तराखंड में आएंगे तो वहाँ पे आपको बुग्याल्स देखने को मिलेंगे। बुग्याल्स क्या है? ग्रास लैंड है वहाँ के, जहाँ पे भोटिया ट्राइब आपकी रिसाइड करती है। देन अगर आप सिक्किम हिमालय में जाएंगे, असम सिक्किम हिमालयज़ में, तो वहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा देखने को मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे शिवालिक एब्सेंट हो जाते हैं, उनकी जगह पे दुआर्स आ जाता है। ठीक है, जो कि टी कल्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर, और यह हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये नवीन वलित पर्वत हैं, जैसे अरावली जो हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो 55, 56, 53 या फिर 58, तो ये हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल, जिसको कि हमने किस तरह से याद किया था भाई? प्रेम। ठीक है, इस तरह से याद किया था, प्रेम। ठीक है, प्रेम को हमने बोला था ट्रैकिंग पे आ जाना। ठीक है, ट्रैकिंग पे कम ऑन टाइम। ठीक है, कम ऑन टाइम।
तो इस तरह से हमने या कम ऑन टाइम है, फिर COME भी कर सकते हो या फिर कम ऑन टाइम भी कर सकते हो। तो PR से प्रेसिडेंट हो जाएगा आपका, E से एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बी वेस्टेड इन दी प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 बोलता है, ठीक है। देन हमारा E से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हमें क्या क्या चीज़ें याद आनी चाहिए, तो इसमें दिया हुआ है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, मैनर यहाँ पे दिया हुआ है। मैनर का मतलब होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत। इलेक्शन की बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है, अगर अभी भी आपको ये नहीं पता है तो यहाँ पर रिविजन नहीं कर रहे हैं। इलेक्टेड MPs प्लस MLAs, जब हम बात करते हैं इसके इम्पीचमेंट में यानी महाभियोग में, तो कौन हिस्सा लेता है महाभियोग में, ऑल MPs। इम्पीचमेंट में बात करें तो ऑल MPs, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे MLA हैं, यहाँ पे MLA नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड है, यहाँ पे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों हैं, तभी आई यूज़ द टर्म ऑल। और ये जो ऑल MPs हैं यही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट को हटाते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। क्लियर। एंड देन आपको पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ से लिया है, USA से लिया है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ से लिया है, वो भी USA से लिया है। वहीं से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, वहीं से हमने इंडिपेंडेंट और जुडिशरी भी लिया है, वहीं से हमने प्रियम्बल भी लिया है, ठीक है, वहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं। टर्म ऑफ ऑफिस दिया हुआ, TR से आपका टर्म ऑफ ऑफिस हो जाएगा, आपको पता है 5 ईयर्स का टर्म होता है। एंड अगर प्रेसिडेंट मान लो कि रिज़ाइन कर दे वाइस प्रेसिडेंट को लिख के, तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, या फिर डेथ हो जाए या फिर कुछ एब्सेंट है वो, या तो वेकेंट या तो एब्सेंट, तो इमीडिएटली जो है वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट होता है इट इज़ एलिजिबल, ही इज़ एलिजिबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स फॉर री इलेक्शन। जैसे कि यूएसए में अगर बात करें तो कोई भी 2 बार तक मैक्सिमम प्रेसिडेंट बन सकता है, बट इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कंडीशंस यहाँ पे दी हुई प्रेसिडेंट ऑफिस की, ओथ एंड अफर्मेशन, तो प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेता है, तो ये CJI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो O से यहाँ पे ओथ हो जाएगा, M से यहाँ पे इम्पीचमेंट हो जाएगा, और E से कम है ना, COME, E से इलेक्शन, या फिर कम ऑन टाइम है तो टाइम से टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या टाइम होना चाहिए कि जैसे ही 5 साल कंप्लीट होने को आए प्रेसिडेंट के, उससे पहले ही अगला प्रेसिडेंट चुन लिया जाना चाहिए, सो दैट कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली ना रहे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर रिकॉल करिए, आर्टिकल 72, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123, ठीक। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेज, दैट इज़ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है। हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी परमानेंट चेयरमैन थे। एंड दूसरे कौन थे प्रेसिडेंट, ये आप कमेंट में बताएंगे, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। चलिए बताता हूँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज CGL में इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये आपके नीचे जो दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएटेड आर्टिकल्स हैं। पहला तो ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, आर्टिकल हमने पढ़ा था कि कोई भी, जैसे 52 से 62 के बीच में प्रेसिडेंट दिया है, तो पहला वाला आर्टिकल तो उसके स्टैब्लिशमेंट, उस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है, ठीक है। 64 द वाइस प्रेसिडेंट इज दी एक्स शाल बी दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, यानी कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। राज्यसभा मतलब वही काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि राज्यसभा नेम तो बाद में अडॉप्ट किया गया ना, लोकसभा राज्यसभा 1954 में। पहले तो हाउस ऑफ पीपल बोलते थे लोकसभा को, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे राज्यसभा को। लोकसभा में 550, अभी कितने हैं 543, एंड इलेक्ट कितने होते हैं, सारे इलेक्ट होते हैं। नॉमिनेशन वाला 104 अमेंडमेंट से हट गया लोकसभा में। काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा में अगर बात करें तो 238 मैक्सिमम इलेक्टेड हो सकते हैं, 12 नॉमिनेटेड हो सकते हैं। लिसास फील्ड्स हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। एंड हमें पता होना चाहिए कि राज्यसभा में अभी रिसेंटली जो नारायण मूर्ति की वाइफ हैं सुधा मूर्ति जी, उनको नॉमिनेट किया गया है। एंड इससे पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर सत्यपाल सिंह संधू को किया गया था नॉमिनेट इन दी राज्यसभा। और अभी आपको पता होना चाहिए कि 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स इंडिया को मिले, एक SS संधू हैं और दूसरे का नाम आप कमेंट में बताएंगे, चल क्यों नहीं रहा, ये SS संधू और दूसरा नाम आप बताएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ने, 3 होते ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो उन्होंने, एक ने रिज़ाइन दे दिया था, एक का टर्म पूरा हो गया था। एंड जिसकी वजह से अभी नए 2 लोग आए हैं, एक तो SS संधू और दूसरे का नाम आप बताएंगे कमेंट में। मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, ये सारे आप देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डैश बर्थ रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर
पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट अगर हम बात करें इंडिया का कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, तो ये आपको देखने को मिलेगा 21.8। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 1000 लोगों में से कितने लोग का नए जन्म हो रहा है। तो 21.8 एवरेज, ऐसा सुना 0.8 ये क्या है, ठीक है। तो ये 21.8 ऑन एवरेज, जिसमें कि रूरल की अगर बात करें तो 23.3 है, एंड अर्बन की अगर बात करें 17.6 है। पहले तो आपको ये डेटा याद रखना है, ये सेकेंडरी है, यानी कि जब तक याद नहीं होता तब तक आपको ये डेटा नहीं याद करना है, सिंपल। क्रूड डेथ रेट की अगर बात करें तो 7.2 है क्रूड डेथ रेट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे है, अगर हम बात करें डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो मेघालय में। सबसे कम कहाँ पे, नागालैंड में नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ठीक है। यूटी में अगर बात करेंगे तो वो होगी दादरा नगर हवेली। किस तरह से हमने याद किया था कि हवेली में जो है, समझ रहे हैं ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कितना इंडिया का, 17.7%। ये है डेकेडल। अगर एनुअल बात करें तो वो कितना होगा, आप कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट इज़ इक्विवेलेंट टू, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 1 किलोवाट आवर होता है, दिस इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, राइट। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं कि 5 यूनिट चली, 10 यूनिट चली, तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। इज़ दैट क्लियर? तो अब 1 किलोवाट में कितने किलो जूल होते हैं एक तरह से, या फिर जूल कैलोरी, और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 1 कैलोरी में होते हैं 4.18, या फिर इन शॉर्ट 4.2 जूल होते हैं, ठीक। अब ये 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। अब अगर मुझे इसको किलो जूल में एक्सप्रेस कर, सर यहाँ पे तो किलो जूल पर आवर लिखा हुआ है, तो इस आवर को वहाँ पे सेंड कर दो, क्योंकि ये तो किलो वाट है लिखा हुआ, आवर तो लिखा नहीं हुआ, तो आवर को वहाँ पे डिवाइड में सेंड कर दो, ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक। तो अभी किलो जूल में अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग करूँगा तो ये 10⁶ है, 3 जीरो कैंसिल होंगे, तो 3.6 इंटू 10⁻³ अपॉन ये आवर में आ जाएगा, यानी कि 3600 किलो जूल पर आवर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जब भी आपसे कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि भाई इतनी एनर्जी, मान लो कि कोई एक फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसका पावर है 100 वाट, ठीक है, उसका पावर है 100 वाट, वो 30 दिन चलता है महीने में, और हर दिन 2 घंटे चलता है। तो बताइए कितने यूनिट बिजली की वो खपत करता है। तो बिजली यूनिट का मतलब हो गया किलोवाट आवर, राइट। अब इसको मैं किलोवाट में पहले बदलूंगा तो 0.1 आएगा 1000 से भाग करने पे। आवर अगर मैं निकालूं तो 30 दिन चलता है, 2 घंटे यानी कि 60 घंटे चलता है, यानी कि 6 यूनिट बिजली जो है, क्योंकि 6 निकल आया, 6 किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर का मतलब है कि यूनिट, तो 6 यूनिट बिजली जो है ये कंज्यूम करता है एक महीने में। When was the 8th round of General Agreement on Trade and Tariff, or Tariff and Trade, that is in short GATT, the so-called Uruguay round, which led to the establishment of World Trade Organization, completed? तो अगर हम बात करें WTO किस तरह से बना था, तो अगर आपको याद हो, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, ठीक है, एक हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये हुई थी 1944 में, 1944 में, ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर USA में एक जगह है वहाँ पे। इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन बनने का एक बात हुआ था। एक तो जिसको हम IMF के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या याद आना चाहिए आपको? याद आना चाहिए कि हमने लोन लिया था 1990 में, क्योंकि 1991 में हमने लोन लिया था, बिकॉज 1990 से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। और ये याद करो 7 5 ईयर प्लान के बाद इसी वजह से एनुअल प्लान आए थे, राइट, या फिर प्लान हॉलीडेज भी उनको बोल देते हैं। तो IMF से याद आना चाहिए। और दूसरा था एक आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ये कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ बने थे। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये फेल हो गया था बिकॉज USA ने एक तरह से इस पर साइन नहीं किए थे। जब ये फेल हो गया तो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आता है इन द ईयर 1948, 1948 में। देन ये भी धीरे धीरे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो एक यूरुग्वे राउंड स्टार्ट होते हैं। यूरुग्वे कंट्री आपकी, ठीक है। तो यूरुग्वे साउथ अमेरिका में, जहाँ पे पहला फीफा का वर्ल्ड कप भी आपका हुआ था, और पहला फीफा का वर्ल्ड कप भी इसी ने जीता था, यूरुग्वे ने 1930 में। तो यूरुग्वे जो है 1987 से यहाँ पे चलते हैं 93 तक। 1987 से लेकर 93 तक यहाँ पे क्या चलते हैं, एक तरह से डिस्कशन चलते हैं, एंड दैट लेड आफ्टर सो मच डिस्कशंस एक माराकेश एग्रीमेंट हुआ। माराकेश
एग्रीमेंट, ये बताएंगे माराकेश कहाँ पे पड़ता है, किसकी कैपिटल सिटी है। माराकेश एग्रीमेंट हुआ विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO इन द ईयर 1994। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो IMF IBRD ध्यान रखना, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में, इसीलिए दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, दोनों के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं वाशिंगटन DC में, ठीक है। एंड बात अगर करें WTO का कहाँ पे है, तो WTO का है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चाहे WTO का हो, चाहे ILO का हो, चाहे WHO का हो, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबके कहाँ पे हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। लेबर डे 1 में, हेल्थ डे हेल्थ डे की अगर बात करें तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। वाटर डे 22 मार्च एंड अर्थ डे 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना इसमें आप, वो एक चीज़ ये है कि इसमें ना अगर कभी कभी पूछ ले कि ये ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स, ये बॉक्सेस किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड हैं। ये हैं क्या ये बॉक्सेस, तो देखो टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है जब कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसमें जो टैक्स लगा देते हैं उसको टैरिफ बोलते हैं। कई सारी कंट्रीज़ होती हैं ज़्यादा टैरिफ लगाती हैं सो दैट उनका घर का प्रोडक्ट, घर का माल, घर का में जो घर का मतलब है जो उनका कंट्री में बन रहा है वो ज़्यादा सस्ता पड़े, तो लोग वो ज़्यादा खरीदें, क्योंकि उसमें आप टैक्स लगा दोगे तो वो महंगा हो जाएगा, तो लोग कम प्रेफर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, तो इसको टैरिफ बोलते हैं जो टैक्स लगता है, ठीक है, इंपोर्ट पे। एंड ये जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ होती हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल चाइना जैसी कंट्रीज़ क्या करती हैं, डंप करती हैं माल को। कुछ बहुत बनाया, मान लो इन्हें मोबाइल फ़ोन बनाए, ठीक, इमेजिन करो बहुत सारे बल्क बनाए, एकदम से कम प्राइस में कम दाम में यहाँ पे डंप कर दिए, लोगों के हाथ में आ गया, मान लो कि फॉर एग्जांपल MI का फ़ोन, ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज़ करते रहेंगे, तो इसको डंपिंग ही बोलते हैं। तो कंट्रीज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाती हैं। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ही मेन काम WTO का होता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंट्रीज़ जैसे डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं, अपने घर के माल को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए वो उस पर सब्सिडी देती हैं, जैसे एग्रीकल्चरल में सब्सिडी है, फिर कई सारी चीज़ों में, तो जिसकी वजह से वो प्राइस वो जो है वो चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर वो चीज़ सस्ती हो जाती है, ठीक है। तो वो ज़्यादा सब्सिडी ना दे डोमेस्टिक कंट्री, इसलिए ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स की इसमें सब्सिडी परमिटेड नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत, और इसमें पूरी तरह से सब्सिडी परमिटेड है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने बना रखे हैं, जिस तरह से ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, ग्रीन, एम्बर, रेड, इस तरह से ग्रीन, येलो और रेड, उसी तरह से ये, ठीक है। जगजीत सिंह इज एसोसिएटेड विद विच फॉर्म ऑफ सिंगिंग, तो जगजीत सिंह हमारे एसोसिएटेड है किससे, गज़ल से। ध्रुपद, मियाँ तानसेन, रामतनु पांडे, ग्वालियर घराना या रीवा घराना, रुद्रवीणा या फिर रबाब, ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, एंड ध्रुपद कंपोज करते थे भगवानों के लिए, ठीक है। ठुमरी इज एसोसिएटेड विद कथक, जो होता है ना यूपी का क्लासिकल डांस, उससे थोड़ा बहुत ही एसोसिएटेड है, ये एक तरह का फोक डांस है। टप्पा, ये नेपाल में फोक डांस परफॉर्म किया जाता है। 7th, ममीता ऑल्सो नोन एज ममाता इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा, उत्तराखंड। कहाँ का नाम लग रहा है आपको ये मोमाता या फिर ममिता टाइप का, ये है त्रिपुरा का नाम, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ के कुछ और पॉपुलर फोक डांसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होजागिरी, इसको कोजागिरी से कंफ्यूज मत करना, जैसे कोजागिरी पूर्णिमा होती है महाराष्ट्र में, इस होजागिरी को रियांग ट्राइब जो है वो करती है, ठीक है। गारिया, बीजू, ठीक है, बीजू को चकमा ट्राइब है यहाँ की, वो परफॉर्म करती है। चेराव डांस ये परफॉर्म करती है यहाँ की लुशाई जो जनजाति, लुशाई जो ट्राइब है। हाई हक ये मलसुम ट्राइब है, वो परफॉर्म करती है इसको, मलसुम, ठीक है। एंड गारिया तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे फोक डांसेस हैं आपके। उत्तराखंड की अगर बात करें तो क्या है, जैसे झोरा, झाली भी है, लेकिन झाली मेन है आपका हिमाचल का, तो झोरा झाली हिमाचल के बगल में ही उत्तराखंड है ना। एंड छपेली यहाँ का है आपका उत्तराखंड का, छपेली। एंड उत्तराखंड का ही हो जाएगा आपका भोटिया, ट्राइब भी है ना, भूटिया है सिक्किम में, भोटिया यहाँ पे है, ठीक है, जो बोग्याल ग्रासलैंड में रहती है, मैंने आपको बताया भी था। व्हेन वाज द खंडेश मर्ज्ड इनटू द मुगल एम्पायर बाय द अकबर, तो अकबर की रिगार्डिंग कल हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, इसने किसका एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया था, शेरशाह सूरी का। 1556 में आफ्टर द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थ्रोन पे आया था। एंड इसने क्या किया था, इसने बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अगर आपको याद हो, हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ था, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो 1576 में हुआ था बिटवीन दी अकबर की फोर्सेज, जिसको मान सिंह 1 ऑफ अम्बेर लीड कर रहे थे, वर्सेस राना ऑफ जो
मेवाड़ थे, राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, उनके बीच में हुआ था। देन हमने ये पढ़ा था कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न से एंड अकबर फतेहपुर सीकरी बिल्ड किया था और उसको फिर कैपिटल शिफ्ट किया था, बुलंद दरवाज़ा इन्होंने बिल्ड करवाया था। एंड 1601 में ही कैप्चर्ड और ही मर्ज्ड द खंडेश इनटू द मुगल एम्पायर। व्हाट वाज दिस खंडेश? तो खंडेश प्रेजेंट डे जो महाराष्ट्र और एमपी का ये जो बॉर्डर एरिया है कुछ यहाँ पे एक किंगडम हुआ करता था, तो इसको कैप्चर किया था। ये इनका ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है थोड़ा सा बिकॉज ये लास्ट था। इसके बाद जहांगीर ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो ही हैड टू मूव बैक टू दी दिल्ली, और इसके बाद इनकी यहाँ पे जाके डेथ हो जाती है। ठीक है, अकबर की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रेनफॉल विंड्स मूव आउट फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया हो इज विंड डायरेक्शन क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। किस प्रकार की वर्षा में, और हमने हाँ अकबर की रिगार्डिंग अगर आपको याद हो दीन इलाही भी कल पढ़ा था और मनसबदारी सिस्टम भी पढ़ा, तो सारी चीज़ें याद आनी चाहिए एकदम से। ठीक है, आंख बंद करके अभी दीन इलाही नया रिलीजन स्टार्ट किया था, मनसबदारी सिस्टम जो कि है जहाँ पर रैंक अलॉट की जाती थी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जट होते थे एंड सवार होते थे। जट का मतलब है नंबर ऑफ आर्मी पर्सन एंड सवार मतलब जो घुड़सवार होते थे। ठीक है, तो किस टाइप ऑफ रेनफॉल में विंड मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? तो देखिए दो तरह की होती हैं। साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन बिल्ड होता है लो प्रेशर के अराउंड। होता ये है कि हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलती। कल ही बताया था मैंने ये चीज़ आपको। अब ये इसको जो है कॉरियोलिस फोर्स इन दी नदर्न हेमिस्फीयर चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, ये भी हमने पढ़ा था। कॉरियोलिस फोर्स किस वजह से इसका ओरिजिन होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं तो चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। देन क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है, विंड्स इधर को भाग रही हैं, तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से अब इस तरह से इनका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कैसा मूवमेंट है सर? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान कर रखेंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑब्वियस ही बात है क्लॉकवाइज घूमेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर ये समझ में आ गया है तो इस चीज़ को रट भी सकते हो, नहीं तो समझा भी देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हाई प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है। एंटी क्लॉकवाइज बोलो, एंटी साइक्लोन जो है वो हाई प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है। साइक्लोन लो प्रेशर और एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो ये हाई से लो बाहर की तरफ भागेगी। अब क्योंकि मान लेते हैं ये नदर्न हेमिस्फीयर में, तो चीज़ें राइट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी, चीज़ें राइट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी, चीज़ें राइट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी, चीज़ें राइट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी। ये किस तरह का मूवमेंट है? ये किस तरह का मूवमेंट है? ये है आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये मत बोलना कि सर वैक्यूम तो यहाँ क्रिएट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कुछ किसी वैक्यूम को फिल करने के लिए नहीं जाएंगे। इनका यहाँ डिफ्लेक्शन तो हुआ था, बट वैक्यूम को फिल करने के लिए जा रही थी, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज हो गई थी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, क्लॉकवाइज होती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा। साइक्लोन, एक चीज़ याद कर लो, बाकी खेल खत्म। कैसे? साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो एंटी जो उल्टा है उसका, वो नदर्न हेमिस्फीयर कैसे घूमेगा? वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज, और अगर ये क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। खत्म। ठीक, तो ये चीज़ याद होगी आपको। एंड इसमें रोल कॉरियोलिस फोर्स का याद रखिएगा। कॉरियोलिस फोर्स चीज़ों को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर घुमाता है, एंड वो अर्थ के रोटेशन की वजह से ओरिजिनेट होता है। वो पोल्स पे मैक्सिमम होता है एंड इक्वेटर्स पे ज़ीरो होता है। कौन है वो? कौन है? कहाँ से वो आया? तो वो अर्थ की रोटेशन की वजह से आया। ठीक है, सारे जगत में है वो छाया, पोल्स में है ज़्यादा, इक्वेटर में है नो। बिल्कुल इसी वजह से इक्वेटर पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? और इंडिया में जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है वो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी, बिकॉज यहाँ पे फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है। ये एक रीज़न, एक प्राइमरी रीज़न है। बाकी रीजन्स तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये प्राइमरी रीज़न है। ठीक है, एंड यहाँ पे जब हमारा रिट्रीटिंग मानसून लौटता है, मानसून सितंबर अक्टूबर के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं, इसी की वजह से थोड़ा सा और यहाँ पे जो थोड़े से साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो डेवलप होते हैं। मूव आउट फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया। ठीक, ओरोग्राफी क्या है? ओरो का मतलब है माउंटेन, ग्राफी का मतलब है ओरोग्राफी, तो इसका मतलब है रेनफॉल। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो का मतलब है माउंटेन, ग्राफी का मतलब है कि उस तरह का भू आकृति। तो हमें पता है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल इंडिया में कहाँ पे होती है? वेस्टर्न घाट्स में होती है। जब मानसून आते हैं
तो यहाँ पे विंडवर्ड साइड बनता है और यहाँ पे लीवर्ड साइड बनता है। वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट्स में कम बारिश होती है। बारिश कई तरह की होती है। एक तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल सिंपल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है कि भाई इवापोरेशन हुआ, पानी बादल बना, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, एंड देन हुआ क्या, जैसे कि देखो वाटर है यानी कि लिक्विड है, ये तब्दील हुआ किस में, ये तब्दील हुआ एक तरह से गैस में, इवेपोरेशन। देन गैस से ये फिर से एक तरह से लिक्विड का फॉर्म लिया, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये जो बादल बना वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, संघनन बना। देन होगा प्रेसिपिटेशन, जिसको कि हम बारिश बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, स्नो, हेल, स्लीट, रेनफॉल। तो रेनफॉल उसका वैसे एक फॉर्म है, प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म का हो सकता है। जैसे कंडेंसेशन डिफरेंट फॉर्म का होता है, तो बादल बन जाए, ओस बन जाए, फॉग, कोहरा, मिस्ट, कुहासा, ये सब जो होते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन ही होते हैं। ठीक, अब क्या है कि इसमें ड्यू वगैरह में, मिस्ट वगैरह, ड्यू वगैरह में क्या होता है, एक सॉलिड सरफेस होता है। फॉग में एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है जिसके अराउंड जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड एक तो कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल हो गई, एक साइक्लोनिक रेनफॉल होती है और एक ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। तो इवापोरेशन हुआ, बारिश हो गई, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड भी आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्लाउड्स क्या क्या हैं। तो एक तो निम्बस क्लाउड होते हैं जो सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं, ये ओपेक होते हैं यानी कि सनलाइट को नहीं आने देते हैं। काले घने बादल जो आते हैं बरसात में वो होते हैं ये आपके निम्बस। स्ट्रेटस जो क्लाउड होते हैं ये लेयर के फॉर्म में होते हैं, ये दोनों लो लेवल क्लाउड होते हैं। देन इसके ऊपर आते हैं वूल शेप के, कॉटन शेप के, इस तरह से फ्लफ़ी टाइप होता है जिनका बेस फ्लैट होता है, क्यूमुलस बोलते हैं। एंड सिर्रस होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड, इन्हें सबसे ऊपर होते हैं, फेदर शेप के होते हैं, कभी बारिश नहीं कर सकते हैं। और साइक्लोन में जो बादल बनते हैं उनको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, इस तरह से ये बादल बनते हैं। क्यूमुलो निम्बस, निम्बस क्या होते हैं, निम्बस का मतलब है नींबू, मतलब घने एकदम, ठीक है, ऐसे याद कर लो कि भाई सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ओपेक होते हैं ये। सिरस कभी बादल नहीं करते, सबसे ऊपर होते हैं फेदर शेप में। आगे बढ़ते हैं। Who among the following had written the novel Coolie that concentrated on the social misery caused by inhumanity? निम्नलिखित में से किसने कुली उपन्यास लिखा था जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक दुख पर केंद्रित था? ये लिखी थी मुल्क राज आनंद जी ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। इनकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि अनटचेबल। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो सोशल एक एविल्स हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था अपने राइटिंग्स के थ्रू। द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द स्वॉर्ड एंड द सिकल यानी कि हंसिया और तलवार, और आपका द विलेज। ठीक है, आर के नारायण की अगर बात करें तो इनकी बुक है द गाइड, दी गाइड। वी एस नैपॉल की अगर बात करें तो ये एक इंडियन तो नहीं है, मतलब नाम इंडियन लग सकता है, इंडियन मतलब इनके ग्रैंडफादर इंडियन थे, नाम भी इंडियन ही है, लेकिन त्रिनिदाद एंड टोबैगो में रहते थे। अभी तो इनकी डेथ हो चुकी है और इनको ऑस्कर मिल चुका है इनकी लिटरेचर में हाफ अ लाइफ के लिए, जहाँ पे किस दर्शाते हैं किस तरह से इंडिया से कोई मजदूर, क्योंकि इनके ग्रैंडफादर का ऐसा ही था, ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण फ्रॉम इंडिया, एंड मतलब इंडियन ब्राह्मण, हिंदू तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो हिंदू हो गई। तो इनको मतलब पहले क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स होते थे अपने डिफरेंट कॉलोनी में, जैसे यहाँ पे आप फिजी करके, फिजी, पापुआ न्यू गिनिया करके देश देखेंगे, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ही रिसाइड करती है ज़्यादा। तो ये जहाँ पे भी इनकी कॉलोनी होती थी ब्रिटिशर्स वहाँ पे ले जाते थे इन लोगों को कि काम करवाने के लिए। तो उनमें से इनके ग्रैंडफादर भी थे वी एस नैपॉल के, जिनको ले जाया गया था वहाँ पे, एंड फिर वो वहीं पे वो सेटल हो गए थे। तो वो उन्होंने एक तरह से अपने ग्रैंडफादर की स्टोरीज में दिखाई थी किस तरह से एक इंडियन लेबर को यहाँ से निकाला जाता है एंड काम करवाया जाता है जबरन, और बहुत कितनी ओवर वर्क करवाया जाता है गंदी कंडीशंस में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर, अच्छा फैक्ट्री एक्ट पहला किसके टाइम पे आया था, याद करिए। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था रिपन के टाइम पे। कब आया था, कब आया था ये आप कमेंट में बताएंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 74 आर्टिकल क्या बोलता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन सच एडवाइस, यानी कि जो एक मंत्री परिषद होना चाहिए जिसका कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। इसीलिए हम प्रधानमंत्री को रियल हेड या डिफैक्टो हेड बोलते हैं, प्रेसिडेंट को हम डी ज्यूरे और नॉमिनल हेड के नाम से जानते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री होता है। ये सब लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, जिसको उस एडवाइस पे काम करना पड़ेगा।
क्या उस पर वो एडवाइस बाइंडिंग है? तो हाँ जी, बाइंडिंग तो है, लेकिन वो एक बार रिटर्न कर सकता है, दूसरी बार में उसको एसेंट देनी ही पड़ेगी। इस चीज़ को 44th अमेंडमेंट ने बोला था। 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है, न्यायवादी की, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी कौन है? आर वेंकटरमणी। पहले कौन थे? MC सेतलवाद थे। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है और उसके प्लेजर, जब तक प्लेजर देता रहेगा प्रेसिडेंट को, तब तक ऑफिस में रहेगा। ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिस, यानी कि ही कैन डू द प्राइवेट प्रैक्टिस। इसको असिस्ट करता है, सॉलिसिटर जनरल असिस्ट करते हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं होती है। 73 की अगर बात करें तो आर्टिकल 73 किसकी बात करता है? तो ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एक्सटेंड टू मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट हैज़ द पावर्स टू मेक लॉज, यानी कि इसका एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का वहीं पे होगा जहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ बनाने का पावर है, सिंपल। एंड 75 बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और इसमें और भी प्रोविजंस हैं, जैसे कि इसका सब क्लॉज 2 बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके प्रति? प्रेसिडेंट के प्रति। थर्ड सब क्लॉज बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? टू दी लोअर हाउस ऑफ द सेशन, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ही बताता है। सब क्लॉज 4 बात करता है इनके ओथ के बारे में। ओथ एंड इन्फॉर्मेशन इनको वैसे ही लेनी है जैसे कि कौन से शेड्यूल में मैंशनड है, ये आपका थर्ड शेड्यूल में जैसे कि मैंशनड है। सब क्लॉज जो क्लॉज 5 है वो बात करता है किसकी? कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 6 महीने से ज़्यादा तक ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर, यानी कि अगर आपको मिनिस्टर रहना है तो आपको 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी है। दैट मीन्स कि आप बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए भी 6 महीने तक मैक्सिमम मिनिस्टर रह सकते हैं। जैसे S जयशंकर जी, जो गुजरात से पहले तो बन गए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिस उसके बाद बीजेपी ने उनको नॉमिनेट किया टू दी राज्यसभा फ्रॉम द गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली। बिकॉज हमें पता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं वो चुन के भेजते हैं। एंड जो लास्ट क्लॉज है दैट टॉक्स अबाउट इनका सैलरी डिटरमाइन इनका खुद पार्लियामेंट ही करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग। और ये सैलरी इनका सेकंड शेड्यूल में जिस तरह से मेंशन है उसके अनुसार इनका, क्योंकि अब हमें अगर देखिए आप ध्यान से TS ऑफ ओल्ड करके हमने सारे शेड्यूल्स पढ़े थे, तो ये E से एमोल्यूमेंट्स था एंड A से एफर्मेशन एंड ओथ था, राइट। तो ये है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। 77 में क्या दिया हुआ है कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये किस तरह से चलेगा? 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 79 आपको पता है यहाँ से पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाता है ना, पार्लियामेंट, देन राज्यसभा, लोकसभा, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प लघु बचतों का उदाहरण नहीं है? जो द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सेविंग। तो स्मॉल सेविंग मतलब कि जो छोटे लेवल की जो सेविंग होती है, जैसे कि जो लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत ही प्रेफरेबल, या फिर जो पुअर सेक्शन उसके लिए बहुत प्रेफरेबल होती हैं, तो वो कौन सी हैं? तो ये 9 स्मॉल सेविंग्स एक स्कीम्स बना रखी हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। तो ये सारी क्या हैं? ये हमारी हैं स्मॉल सेविंग। म्यूचुअल फंड इज़ नॉट अ स्मॉल सेविंग्स। माइक्रो, आपको मैं देता हूँ फूड फॉर थॉट, वीडियो पॉज करो। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में सोचो। मोहम्मद यूनिस सोचो, 25% सोचो, NBFCs MFIs के बारे में सोचो, सेवा के बारे में सोचो, और क्या सोच सकते हैं? देन उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है, उनका क्या फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वल्चर्स क्या होते हैं, गिद्ध क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, फिर ऑमनीवोरस होते हैं। तो ये जो हमारे वल्चर्स होते हैं ना, ये ऑमनीवोरस होते हैं। ये ऑमनीवोरस कौन होते हैं? जो पेड़ पौधे भी खाते हैं, जो जानवर भी खाते हैं। बिकॉज हमें पता है ये एक तरह के स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर जो साफ़ सफाई करते हैं, कोई जैसे कि बड़ा जानवर मर गया, ठीक है, तो जो हमारे मान लो कि वो जो क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या होते हैं यार, वो नाम जा रहा है, हिंदी में उनको सियार बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो जब भी कोई मर जाता है ना, तो ये क्या करते हैं, उस चीज़ को साफ़ करते हैं, साफ़ करने का काम करते हैं। तो क्या इनको डिकम्पोज़र ही बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये डिकम्पोज़र नहीं होंगे। डिकम्पोज़र होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अर्थ वॉर्म हमारा हो गया, अर्थ वॉर्म हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हो गए,
फंगस हो गया, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड ये सब डेट्रीवोरस भी कहलाते हैं। डेट्रीवोरस की जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। तो ये भी ये इसको डेट्रीवोरस तो बोलेंगे, लेकिन डिकम्पोज़र नहीं बोलेंगे, ठीक है। डिकम्पोज़र ये होंगे जो हमारे अर्थवॉर्म। ये क्या करते हैं, ये सिंपल जो एक सिंपल में एकदम बहुत ही माइन्यूट लेवल का जो ब्रेकिंग करते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं सोयल में फिर से डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको डिकम्पोज़र बोलते हैं ना। इससे आप रिकॉल करिए डीएफसी, दैट इज़ डेट्रिटस फूड चेन। ये किस तरह से डेट्रिटस फूड चेन रन करती है। डिफरेंट फूड चेन्स के बारे में सोचिए, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में सोचिए जो एल्टन जी ने दिया था। अर्नस्ट हैकल इकोलॉजी दिया था, 1866 में टर्म दिया था। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोलते हैं? अर्नस्ट हैकल ने तो टर्म दिया था। टांसले ने इकोसिस्टम टर्म दिया था, टांसले ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है खुद से कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन कैसे वर्क करती है। कि पहले ऑटोट्रॉफ होगा जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, एकदम लोअर ट्रॉफिक लेवल पे। फिर देन उसके बाद आता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ट्रॉफिक लेवल बनती है, पिरामिड के शेप में बनता है, मैक्सिमम 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है। देन आप एक्वेटिक फूड चेन सोचिए, फाइटोप्लैंक्टन, देन जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द गवर्नमेंट ऑप्ट फॉर अ प्लान हॉलीडे आफ्टर द 7th 5-year प्लान? हमें पता है प्लान हॉलीडे 2 बार आई थी, एक तो 3rd 5-year प्लान के बाद 1966 से लेकर 69 तक। रीज़न क्या था इसके पीछे? 62 में चाइना के साथ बैटल, 65 में पाकिस्तान के साथ बैटल, और इसी टाइम पे, इसी ड्यूरेशन के टाइम पे, इस ड्यूरेशन के टाइम पे ना, ये तो प्लान हॉलीडे का ड्यूरेशन है। ये मैं 3rd 5-year प्लान जो 1961 से 66 तक चला था उसके टाइम पे बात करूँ। 62 में वॉर, 65 में वॉर, एंड इसी टाइम पे हमारा वी फेस दी फेमाइन, बारिश बहुत कम हुई, तो ये एकदम फेल हो गया था। टारगेट रखे थे 5.6% का, अचीव हुआ 2.4%। सिमिलरली 7th 5-year प्लान जो है, जो कि राजीव गांधी के टाइम पे चला था, FWP याद आना चाहिए, कल भी बताए थे। फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। तो इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ। 91 92 हमने एनुअल प्लान्स 91 92 हमने एनुअल प्लान्स जो है अडॉप्ट किए थे। एंड देन इसके बाद आया था क्या? 8th 5-year प्लान, इंडिकेटिव प्लानिंग, राइट। PV नरसिम्हा राव जी के टाइम पे। बाई ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ objects on an inclined plane dash deduce that the objects move with a constant speed when no force acts on them। यानी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। आप रिकॉल करिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ के को, क्या बोला था न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने? कि एनी बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विल रिमेन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि कोई चीज़ चल रही तो चलती रहेगी, कोई रुकी हुई तो रुका रहेगा, जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। ये न्यूटन जी के पहले नियम ने बोला था। सेकेंड लॉ ने बोला था F=ma। ये डिराइव किया था कि फोर्स जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो फर्स्ट लॉ के थर्ड लॉ क्या बोला था? एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जिसपे कि आपका गन आप जब शूट करते हो तो पीछे की तरफ जाते हो। आप तैरना हो गया, रोइंग ऑफ बोट हो गया, रॉकेट हो गया, वो सब उसी कॉन्सेप्ट पे वो करते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। जिस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो ये चीज़ जो बोली थी, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, कि बाई ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो ये बोला था गैलीलियो जी ने, ऑप्शन नंबर 3। अब गैलीलियो जी ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, और इन्होंने टेलीस्कोप बनाया था एक, और उस टेलीस्कोप से बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने डिस्कवरी करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल गैलीलियन मून्स की उन्होंने डिस्कवरी करी थी। व्हाट आर दीज गैलीलियन मून्स? तो जुपिटर, जो कि हमारा जो बृहस्पति है, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, जिसमें कि अभी प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। आगे हो सकता है चेंज भी हो जाए अगर हमें कुछ नहीं मिल जाए तो इसमें इन्होंने 4 मून्स डिस्कवर किए थे। जो इसके सबसे बड़े मून्स हैं जुपिटर के, लो, ये नाम है लो, यूरोपा, गैनीमेड, जो पूरे सोलर सिस्टम, जो पूरे हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है अभी तक, तो अभी इससे बड़ी डिस्कवर नहीं हुई, एंड कैलिस्टो, ठीक है। कलिस्टो, लो, यूरोपा, गैनीमेड, कलिस्टो, इनको कलेक्टिवली गैलीलियन मून्स के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड से रिलेटेड है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, उसमें कितना बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, कितना उत्प्लावन बल लग रहा होगा नीचे से ऊपर की तरफ, वो डिटरमाइन करता है कि उसने कितना पार्ट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किया है। केपलर के प्लानिटरी लॉज, 3 प्लानिटरी लॉज। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन बीइंग इन द सेंटर इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, की इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तीसरा है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। याद करिए इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक। एंड माइकल फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन्होंने दिया था माइकल फैराडे ने। 16th
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ नॉट, और यहाँ पे आपको सोचना है, मैं आपको फूड फॉर थॉट देता हूँ, दैट इज़ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रोज लॉ, ये सब आपको सोचने हैं 4 लॉ के बारे में, ठीक है, किससे एसोसिएटेड है ये। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये भी हम मल्टीपल बार देख चुके हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड होता है जो फर्दर प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है, उल्टा ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन मतलब एकदम विपरीत है तरह की रिएक्शंस हैं। तो लेड नाइट्रेट का जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो क्या बनता है, लेड नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो इसको अगर बैलेंस करके लिखें तो कुछ लेड ऑक्साइड बनेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो होती है गैस, इसके भूरी झाग, ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं। तो नॉट अ प्रोडक्ट, ऑक्सीजन है, लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है इसका, ठीक है, प्रोडक्ट। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक रिएक्शन होती है 2AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, इसका यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल दे देते हैं जो इसका ऑपोजिट होता है। याद करो, COH का होल ट्वाइस Cl2, क्या बनेगा इससे, COH का होल ट्वाइस CO2, क्या बनेगा इससे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ये पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ब्लीचिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्री के बाद यूज़ किया जाता है, पेपर एंड वुड जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ये रिएक्शन है जहाँ पे दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दूधिया, दिस गैस CO2 इज टर्निंग दिस लाइम वाटर इनटू मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको कि हम लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, चौक के नाम से जानते हैं, मार्बल के नाम से भी जानते हैं। शद शुक्र त्यौहार जो होती है वो किस जयंती का ट्राइब सेलिब्रेट करती है, कहाँ की, तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, मेघालय, गारो खासी जयंतिया, वंगाला फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, खासी बैदिन नोंगक्रेम जयंतिया, बैदिन खलाम, और शद शुक्र फेस्टिवल। और कौन सा फेस्टिवल होता है मेघालय में, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, कई बार देख चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताया, चेरापूंजी, शिलोंग और वो सब, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें झारखंड की, अगर हम बात करें तो झारखंड के क्या क्या हो जाएंगे, तो ठीक है, झारखंड के कौन कौन से फेस्टिवल हो जाएंगे आपके। असम के तो सबको पता है, वही असम की बहू ने अपनी भाई को पटक पटक के मारा क्योंकि अली के अब्बू के साथ उसको मजूली फेस्टिवल देखने जाना था, तो हमें याद है। तो सरहुल करम भागता परब, ये कहाँ के हो जाएंगे आपके, झारखंड के हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच, और लाहो यहाँ का डांस है मेघालय का, ठीक है, लाहो इज़ अ डांस ऑफ मेघालय। विच रेडियो एक्टिव, और गंग नगाई और लू नगाई कहाँ के हैं, ये मणिपुर के, ठीक। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और कुछ यहाँ पे और भी तो कुछ छूट रहा था क्या, आई थिंक नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विच, यहाँ पे जल्दी से नागालैंड के भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, दिमाग में आ रहे हैं। नागालैंड हॉर्नबिल 1 से लेकर 10 दिसंबर, सेक्रेनी, आओलियांग, मोत्सू जिसको आउ ट्राइब सेलिब्रेट करती है, ठीक है, एंड मीमकुट मिजोरम में भी होता है, ठीक है, और नागालैंड में भी होता है। चपचारकुट मिजोरम में ही होता है प्राइमरीली, देखे थे 2-3 लेक्चर पहले, चपचारकुट मिजोरम, मीमकुट नागालैंड और मिजोरम दोनों, ठीक है, और आओलियांग, हॉर्नबिल, सेक्रेनी, मोत्सू, ठीक। When which radioactive element with atomic number 43 in the modern periodic table, father of modern periodic table मेंडलीव, ठीक है, मॉडर्न जो अभी करेंटली periodic table यूज़ करते हैं उसमें कितने एलिमेंट हैं, 118, जो मेंडलीव ने दी थी उसमें कितने थे, उसमें कमेंट में आप बताएंगे। 118 अभी करेंटली है, जो हेनरी मॉजले ने दी थी, क्योंकि मेंडलीव वाले में डिफेक्ट थे, 2 डिफेक्ट थे प्राइमरली, हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं मिली हुई थी, और दूसरा उन्होंने बोला था कि जो एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसी एलिमेंट की, दैट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक वेट, लेकिन मॉजले ने बाद में प्रूव किया कि नहीं, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक वेट। तो जो हम अभी यूज़ करते हैं वो सही भी है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है उनकी प्रॉपर्टीज़, ना कि एटॉमिक वेट पे, ध्यान रखना है। कैसे डेवलपमेंट हुआ था, डॉबरनैल लॉ ऑफ ट्रायड 1817, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1865, देन हमारे मेंडलीव ने 1869 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। उसका एक तरह से जो अभी हम यूज़ करते हैं, मेन काम तो मेंडलीव नहीं किया था, इसलिए उनको फादर बोल देते हैं। एंड अभी जो करंटली यूज़ करते हैं वो 1913 में किसने दी थी, वो दी थी हेनरी मॉजले ने, ठीक है। किसने एटॉमिक वेट और वॉल्यूम में एक ग्राफ के दोनों के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट किया था, वो कौन से थे, कौन मतलब साइंटिस्ट थे, वो आपको कमेंट में बताना है। मेंडलीवियम एटॉमिक नंबर 101, सी बॉजियम 106, ठीक है, एंड ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं, हाफ लाइफ की बात हो रही है। हाफ लाइफ की अगर हम बात करें
तो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है जब कोई भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट है वो आधा बचता है कितने जितने टाइम के बाद, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो 43 एटॉमिक नंबर है यहाँ पे टेक्नीशियम का। यहाँ पे आपको अब सोचना है क्या किसके बारे में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब क्या होते हैं। तो पहले दो ग्रुप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इसमें मेटल होते हैं, इसमें नॉन मेटल होते हैं ज़्यादातर, इसमें भी मेटल होते हैं। ये डी ब्लॉक है जिनको ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पे पता है लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज़ आ जाती है, जिसको यहाँ पे अलग से सीरीज़ बना देते हैं। ये लैंथेनियम और एक्टिनियम से शुरू होती है। थोरियम किस में आता है, एक्टिनाइट सीरीज़ में आता है, जो कि एक रेयर एलिमेंट है। मोनाजाइट सैंड में मिलता है, जो कि केरल वगैरह में देखने को मिलती है। ठीक, अब ये इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल के बारे में सोचो, ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी घटती है। तो जो ऊपर से नीचे में बढ़ेगा वो लेफ्ट से राइट में घटेगा, जो ऊपर से नीचे में घटेगा वो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगा। ये याद करना आपको। कितने ग्रुप हैं, 18। पीरियड कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। 16वां ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन, हेलोजन फैमिली को हेलोजन बोलते हैं। और ये इसको 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपकी ये आती हैं हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। ये हैं आपकी इनर्ट गैसेस, बिकॉज इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकी आउटर शेल कंप्लीट है, रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन लोगों को, ठीक है। इनमें इनकी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट है, ठीक है। और ये किसने डिस्कवर की थी, ये नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये सब डिस्कवर की थी विलियम रैमसे ने, ठीक है। हीलियम की अगर बात करें, बलून्स में फिल किया जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। डैश भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है। डैश लैंड इज सूटेबल फॉर रेगुलर क्रॉपिंग। तो कौन सी टाइप ऑफ लैंड है, तो दैट इज़ योर अरेबल लैंड, कृषि, जिसपे कि आप वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। याद करिए अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल, तो उसने रिकमेंड किया था कि भाई लैंड को डिवाइड करो आप 4 कैटेगरी में, पोलाज, बंजर, पोलाज सबसे प्रोडक्टिव, बंजार सबसे खराब, बीच में परौती और चाचर, परौती और चाचर। ये 102 साल के लिए फैलो छोड़ी गई खाली, ये 4 से 5 साल के लिए, ये हमेशा के लिए खाली है। ये सबसे ज़्यादा पोलाज सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। आखिरी क्वेश्चन, इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट हाउ मेनी मिनिमम ओवर्स कैन अ टीम प्ले इन अ डे। एक दिन में कितने ओवर्स खेल सकती है एक टीम, तो ये होते हैं 90 ओवर्स। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। एंड अगर हम बात करें मिनिमम ओवर का रेट कितना होना चाहिए, तो दिस इज़ 15 ओवर्स पर आवर, 15 ओवर प्लस आवर का ये रेट होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, 15 ओवर्स पर आवर। बात करें पहले टेस्ट मैच की, तो दैट वाज प्लेड इन 1877 बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में ये। एंड हमने कल देखा था कि पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, इंडिया ने जीता था। सबसे ज़्यादा बार वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ने जीता, 2 बार जीता है। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस का 1975 में, विमेंस का 1973 में। इंडिया ने होस्ट किया है 4 बार, 1987, 1996, 2011, 2023। एंड इंडिया ने जीता है 2 बार, 1983 में वर्ल्ड कप जीता है और 2011 में जीता है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया अगला वाला होस्ट करेगा, 2024 वाला जो इस साल होगा वो इंग्लैंड और वो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में होगा। एंड अगला वाला 2026 वाला इंडिया और श्रीलंका में होगा। 2028 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। करंट अफेयर क्वेश्चन है, कौन सा ब्रिक्स का देश नहीं है, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने लास्ट में ज्वाइन किया था 2010 में, बट अभी 1 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स ये जो 5 मेंबर का ग्रुप था ये 10 मेंबर का ग्रुप बन चुका है। 10 मेंबर कंट्रीज़ कौन सी, 5 तो ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया एंड ईरान, ठीक है, ईरान। इन सब की कैपिटल क्या है, सऊदी अरेबिया क्या है, अबू धाबी, यूएई की क्या है, सऊदी अरेबिया की आपकी रियाद है, यूएई की आपकी अबू धाबी, इथियोपिया की क्या है, अदीस अबाबा एंड ईरान की तेहरान, ठीक। और एरिट्रिया की आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। एरिट्रिया ये सब आपके कहाँ पे लोकेटेड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, ठीक है। एंड ब्रिक्स का हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहीं पे भी नहीं है, ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है एंड दैट इज़ इन शंघाई, ठीक है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं है, ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में, चाइना में, ठीक। अब ये असम पीसेस में कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। माउंट बैटन प्लान, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान एंड रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी।
तो माउंट बैटन प्लान 1947 में, जिसको डिवीजन पार्टीशन प्लान के नाम से जानते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया था, है ना। यहाँ पे ये वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और बीच में इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिप्स मिशन की वजह से स्टार्ट हुआ था 1942 में, है ना। इसी में गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। वावेल प्लान 1945 एंड आराइन म्यूटिनी 1946। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2, देन आपका होगा 1, देन होगा 4, देन होगा सॉरी 2 के बाद तो होना चाहिए 4, 2 के बाद तो यार 3 होगा, देन होगा 4, देन होगा 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। माउंट बैटन प्लान, डिवीजन प्लान, क्विट इंडिया मूवमेंट आप जानते हैं, ठीक है, कि वन ऑफ द मेजर लास्ट हमारा मूवमेंट था। एंड वेवेल प्लान 1945 में, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले दिन इंडियंस को जेल में डाल दिया गया था, तो इन लोगों को रिलीज़ किया गया वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए। शिमला में इन लोगों को सब बुलाया गया, लेकिन फिर भी कोई कंक्लूजन ना बैठ पाया। देन 1945 में ही कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, 1946 में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। एंड आराइन म्यूटिनी क्या है कि भाई बहुत सारे सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए कंडीशंस बहुत बेकार थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में, जबकि दोनों उस पे हैं, सेम लेवल पे हैं, तो सेम पोस्ट में हैं। और इसीलिए वहाँ पे जो नेवल सोल्जर्स थे उन लोगों ने वहाँ पे क्विट इंडिया लिख दिया था हर जगह, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ठीक है। तो उसकी वजह से इन लोगों के खिलाफ ट्रायल्स चले थे, जिनको हम आरआईएन ट्रायल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आईएनए ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। तो आईएनए ट्रायल्स वो बाद में होते हैं, जिसमें कि आईएनए ट्रायल्स में एक्चुअल में ट्रायल स्टार्ट तो होता है, लेकिन उनको फांसी की सज़ा नहीं होती है, बिकॉज काफ़ी क्योंकि ब्रिटिशर्स समझ गए थे अब जाने का हमारा समय आ गया है, तो लेट्स गो विद अ गुड फेस, नॉट विद अ बैड फेस। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है, दैट इज विद रेफरेंस टू द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मत सोचिए पीसीएस का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, करके देखो। खजुराहो कहाँ पे? ये तो इतना तो पता होना चाहिए ना, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब खुद ही सोचो, यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा क्या? है गया ये आपका ऑप्शन, ख़त्म। एक अपने आप सही हो गया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको पता हो तो भी ठीक, ना पता हो तो भी ठीक, चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे इनको, ठीक। अब ये चेक करना है 2 या 4 इनमें से कौन सा सही है या है भी कि नहीं। द टेम्पल्स एट खजुराहो आर एसोसिएटेड विद हिंदुज़म एंड जैनिज़्म एंड दीज आर सिचुएटेड इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। गलत है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। गया 4th गया, अपने आप गया, ठीक है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब हिंदुज़म एंड जैनिज़्म पे बेस्ड में ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे आपको कंदरिया महादेव टेम्पल भी देखने को मिलेगा, है ना, इन्हीं खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट में। देखिएगा कभी, है ना, लेकिन अकेले जाइएगा जब भी जाइएगा। काफ़ी अच्छे टेम्पल्स हैं वैसे, ठीक है। 29 क्वेश्चन करिए। कंसिडर द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो ये डिफरेंट कमीशंस बने थे रिगार्डिंग द एजुकेशन कमीशन बने थे ये। तो कब बने थे उसके ऑर्डर में आपको लगाना है। तो आपको पता है मैकविलियस मिनट 1835, विलियम बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी इसने, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको रिजेक्ट किया था 1854 में, डलहौजी के टाइम पे आया वुड्स डिस्पैच ने, इसने इसको नेगेट किया था। इसने वर्नैकुलर्स को प्रमोट, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कही थी, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। बात करें सैडलर का यूनिवर्सिटी कमीशन, ये 1917 से 19 के बीच आया था, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के रिगार्डिंग ये एसोसिएटेड था उससे। ये प्राइमरी एजुकेशन से थे, मैकविलियस और वुड्स डिस्पैच। तो ये 1917 और 18 की अगर 19 बात करें, कौन होगा इसमें वॉइस रॉय? भाई मैकविले के टाइम पे तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारा विलियम बेंटिक था। इसके टाइम पे वुड्स डिस्पैच के टाइम पे डलहौजी था। डलहौजी के से याद करो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब थे, निहड़पनी थी। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, झांसी। 1853 में पहली ट्रेन बॉम्बे टू थाने, है ना, पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी इसके टाइम पे। विडो मैरिज एक्ट पास हुआ था 1854 में इसके टाइम पे। इस टाइम पे कौन होगा? गेस करो कौन होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था, उसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। बताया था तुमको, मॉन्टेग्यू मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत का, जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, ब्रिटेन एमपी है। और चेल्मसफोर्ड ये वॉइस रॉय है, जैसे कि मॉर्ले मिंटो बोलते हैं, मॉर्ले सेक्रेटरी का नाम है, मिंटो उस समय का वॉइस रॉय, तो इस समय कौन होगा? चेल्मसफोर्ड होगा। रैलेस कमीशन कब आया? ये आया 1902 पे। कौन था इस समय वॉइस रॉय? आप बताएं कमेंट में, जिसके टाइम पे बंगाल पार्टीशन हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, ठीक, फिर उसके बाद 4 होगा, देन यहाँ पे 3 होगा, देन 1 होगा। 2 4 3 1, ऑप्शन 2 4
एक सेकेंड, सी ऑप्शन में, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका 2431। ऑलराइट, चलिए भाई, तो सेशन आज का होता है हमारा ख़त्म। एंड होप यू ऑल लाइक द लेक्चर। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिएगा अगर मन हो तो, एंड शेयर भी कर दीजिएगा अगर मन हो तो, कमेंट कर दीजिएगा मन नहीं हो तो भी, ठीक। चलो भाई, तो ये पीडीएफ आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड आई होप सभी लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी, मतलब क्विजेस को अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे क्विज ग्रुप में, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप परमार एसएससी टेलीग्राम से, जिसमें कि लगभग 2,20,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, वहाँ से आप लिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। वो से पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए सब्सक्राइबर्स बता रहा हूँ काउंट, इसलिए बिकॉज काफ़ी सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं इसलिए। एंड एंड कुछ और बताना था, हाँ, सीपीओ के लिए स्टार्ट होगा, आप चिंता ना करिए। सीपीओ के लिए मुझे पता है, सीपीओ जेई अभी आगे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो मई में है सीपीओ का फर्स्ट वीक में। अप्रैल में आपको सेशंस लूँगा, ठीक है, ये खत्म होने के बाद, पीवाईक्यू सीरीज़ खत्म होने के बाद एक पूरा पॉलिटी का, जहाँ पे सीपीओ के पीवाईक्यूज़ पूरे करेंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, स्टैटिक का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, इसका उसका, करंट अफेयर्स का, सब का बदला लेकर तेरा परमार, ठीक है। तो सारे हम लोग सीपीओ के करेंगे। एंड उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जेई के लिए करेंगे मई महीने में, ठीक है। एंड देन पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 4। ऑलराइट, थैंक यू।